चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14। और चैप्टर नंबर 14 में जो दिया हुआ है वो है पारितंत्र। पारितंत्र क्या होता है? बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है, लेकिन अच्छा स्कोरिंग है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं एक जैव समुदाय से जुड़ी हुई चीज़ों को हमें समझना है कि किस प्रकार से एक जैव समुदाय होता है और यह किस प्रकार से वातावरण के साथ में इनका एक अंतर संबंध होता है। इनके बातों के ऊपर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि आखिर पारितंत्र होता क्या है। तो पारितंत्र का दूसरा एक नाम होता है जिसको कि हम पारिस्थितिक तंत्र भी बोलते हैं। पारिस्थितिक तंत्र, ठीक, या इसको हम इकोसिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इको सिस्टम। सबसे पहले इकोसिस्टम शब्द का उपयोग जिस वैज्ञानिक ने किया था उनका नाम था ये जी टांसले। इन्होंने 1935 में इकोसिस्टम शब्द का उपयोग किया था। ये एक इकोलॉजी के एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने इस शब्द का उपयोग किया। हम यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ों को हम समझते कि आखिर पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र का मतलब ये होता है कि कोई भी जैव समुदाय है, ठीक, या कोई भी जीव है। अपन जैव समुदाय की बात अभी नहीं करें, हम किसी भी जीव की बात करें तो कोई भी जीव हो, वह जीव की विशेषता होती है कि वह समुदाय में रहना पसंद करता है। आपने देखा होगा कि हम मानव हैं तो मानव एक घरों के अंदर रहते हैं और घर मिलके एक कॉलोनी बनती है, एक शहर बनता है, तो कहीं ना कहीं एक मानव समुदाय का निर्माण होता है। ऐसे ही आपने पेड़ पौधों को भी देखा होगा कि जंगल का एक समूह होता है जो कि एक पादप समुदाय का निर्माण करता है। इसी प्रकार से जलीय जीव होते हैं। तो सभी जीव जंतु का एक विशेषता है कि यह क्या करते हैं? समुदाय में रहना पसंद करते हैं और इस समुदाय को हम बोलते हैं जैव समुदाय। ठीक, जैव समुदाय जिस या जहाँ पर भी वह रहते हैं वह अपने आसपास का जो वातावरण होता है उस वातावरण के साथ में उनका एक अंतर संबंध होता है। ठीक, जैसे हम भी एक वातावरण, हमारे आसपास जो भी परिस्थितियां है उसको हम बोल सकते कि हमारे आसपास का ये वातावरण है। हम जिस पर्यावरण में रहते हैं जिसको हम पर्यावरण का नाम देते हैं। अब पर्यावरण के साथ में कहीं ना कहीं हमारा एक अंतर संबंध है। कैसा संबंध है? जैसे अगर हम बात करें तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? तो हमारे वातावरण से मिलती है। हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं तो वातावरण में मुक्त करते हैं। हमें प्रकाश कहाँ से मिलता है? तो प्रकृति से ही मिलता है, सूर्य के द्वारा मिलता है। हमें अनाज कहाँ से मिलता है? तो मिट्टी में जो पादप उगते हैं उससे हमें अनाज मिलता है। तो मिट्टी एक क्या है? अजैविक पदार्थ है। तो हमारे आसपास की चीज़ों के साथ में हमारा कहीं ना कहीं एक गहरा संबंध होता है जिस वातावरण में हम रहते हैं। इसी प्रकार से सभी जीव जिस भी स्थान पे रहते हैं उसके आसपास के चारों तरफ के वातावरण के साथ में उनका एक अंतर संबंध होता है। उसी अंतर संबंध का यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे और जिसको बोलते हैं हम इकोसिस्टम। टांसले ने सबसे पहले इकोसिस्टम की जो परिभाषा दी थी, इन्होंने ये कहा था कि एक समुदाय जिसको कि हमने क्या बोला? जैव समुदाय। क्या बोला? जैव समुदाय। जैव समुदाय का मतलब क्या है? जीव जंतु से है या जीवों से है। ठीक, चाहे यह पादप है या जंतु है या सूक्ष्म जीव है।
इनको हम बोल सकते हैं जैव समुदाय। इस जैव समुदाय का जो अंतर संबंध होता है वो अजैविक समुदाय से होता है। अजैविक का मतलब क्या होता है? अजैविक का मतलब होता है कि जिसमें जीवन नहीं है लेकिन ये जीवों के लिए जरूरी है। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि जैविक तथा अजैविक घटक, अगर हम यहाँ पे जैव समुदाय शब्द की जगह अगर इसको रिप्लाई करें तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जैविक घटक और अजैविक घटक, ठीक, इनके बीच में आपस में एक क्या होता है? इंटर रिलेशन होता है। क्या होता है? एक इंटर रिलेशन। ये इंटर रिलेशन होता है और इंटर रिलेशन इतना पक्का होता है कि दोनों के एक में के बिना इनकी कल्पना करना संभव नहीं है। मतलब कि यदि ये जैविक घटक है तो जैविक घटक में कौन आता है? जीव जंतु आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं जिसमें जीवन होता है। तो इस जैविक घटकों का अजैविक घटकों के बिना कल्पना करना संभव नहीं है, इतना गहरा रिलेशन होता है। मतलब कि यदि अजैविक घटक नहीं है तो जैविक घटक नहीं होंगे। इसके बीच में हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि इन दोनों के अंतर रिलेशन का हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो हम एक एक करके चीज़ों को समझेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि पारिस्थितिका का मतलब होता है कि किसी एक स्थानीय निकाय की हम बात करते हैं जहाँ पे वो जीव पर्टिकुलर पाए जाते हैं और उनका उनके आसपास का जो वातावरण होता है उनके बीच में जो अंतर रिलेशन होता है या इंटर रिलेशन होता है उस या इंटरेक्शन कहते हैं हम जिसको, तो उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक, अब कैसा इंटरेक्शन होता है इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक चीज़ों को समझते हैं। देखो, पारिस्थितिक तंत्र को हमने यहाँ पे दो भागों में हम इसको बांट सकते हैं। कौन कौन सा? पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक होते हैं। सीधी सीधी हम बात करें कि कोई भी पारिस्थितिक तंत्र यदि है, पारिस्थितिक तंत्र का मतलब समझ गए ना? पारिस्थितिक तंत्र का मतलब होता है कि जिस निकाय में या जिस स्थानीय निकाय में जीव रहते हैं वह उसका क्या कहलाता है? एक पारितंत्र कहलाता है। ठीक, क्योंकि वहाँ पे उसके आसपास के वातावरण के साथ में उसका एक अंतर संबंध होता है। तो उस पारिस्थितिक तंत्र, वहाँ पे एक तंत्र का निर्माण हो जाता है, उसके मध्य में जो अंतर संबंध होता है तो वह एक क्या बनाता है? एक सिस्टम बनाता है। तो उस सिस्टम के दो घटक की हम बात कर रहे हैं। इसके दो घटक होते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र के क्या होते हैं? दो घटक होते हैं। कौन कौन सा? एक अजैविक घटक और दूसरा होता है जैविक घटक। जैविक घटक में क्या आता है? तो जैविक घटक में वो सारी चीजें आती है जिसमें कि हम बोल सकते हैं कि जल, मृदा, वायु, प्रकाश, तापमान, खनिज, जलवायु, दाब, ये सब क्या है? अजैविक घटक है। तथा कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ। मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण हम यहाँ पे ये भी बात करेंगे, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ। ठीक, ये सब क्या करते हैं? अजैविक घटक का निर्माण करते हैं। क्या क्या? देखो, जल नॉन लिविंग है, अजैविक है। मिट्टी यानी मृदा, ये क्या है? अजैविक है। वायु, इसमें प्राण होती है क्या? प्राण वायु जरूर है, ऑक्सीजन हमारी प्राण वायु है, लेकिन इसमें जीवन नहीं होता, ये जीवन के लिए जरूरी होती है। तो वायु, प्रकाश, लाइट, तापमान, टेम्परेचर, जो खनिज होते हैं ज़मीन के अंदर खोद के हम निकालते हैं, इसको हम खनिज कहते हैं। जलवायु मतलब कि क्लाइमेटिक कंडीशन, नमी, आर्द्रता, ये सारी चीज़ें। इसी प्रकार से दाब यानी कि प्रेशर,
और कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक का मतलब कि जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब क्या है, हमारे कार्बनिक पदार्थ है। और अकार्बनिक पदार्थ में हम किसकी बात कर सकते हैं, जिसमें कार्बन रहित ऐसे पदार्थ जिसमें कि कार्बन अनुपस्थित होता है, इसको हम अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें, जो कि फास्फोरस हो गया, फास्फोरस चक्र होता है, नाइट्रोजन चक्र होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, तो उन सारी तमाम चीज़ों को हम यहाँ पे अकार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत हम रखते हैं। वाटर भी अकार्बनिक पदार्थ में ही आता है। ठीक, तो कुल मिला के ये सभी के सभी जो है वो क्या है, अजैविक घटक है। अब मैं बात करता हूँ कि जैविक घटक में क्या आता है। तो नाम से क्लियर है कि जैविक का मतलब क्या होता है कि जिसमें जीवन होता है, मतलब जिसमें जीवन होता है। तो जीवन किस में होता है, पेड़ पौधों में होता है, जंतुओं में होता है, कुछ सूक्ष्म जीव जो हमारे आंखों से हम नहीं देख सकते, ऐसे भी जीव इस पृथ्वी पर उपस्थित है। तो तमाम मिला के हम ये बोल सकते हैं कि पादप, जंतु, बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई या फंगस या कवक भी हम बोल सकते हैं। तो ये सब क्या आते हैं, जैविक जगत में आते हैं या जैविक घटक में आते हैं। ठीक, अब इनको भी हम 3 समुदाय में बांट सकते हैं। मतलब जो जैविक घटक होते हैं हमें, इनको हम 3 समुदाय, किस आधार पे, उनके जो ट्रॉपिकल लेवल्स होते हैं जिसमें ऊर्जा का संचार होता है। तो हम भोजन उत्पन्न करने से लेके भोजन ग्रहण करने के हिसाब से हम इनको ऐसे 3 कैटेगरी में हम इसको बांट सकते हैं, या जैविक घटक को हम 3 समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं। कितने समूह में, 3 समूह में। कौन कौन से 3 समूह होते हैं, जो जैविक या जैविक घटक होते हैं, इसका पहला जो समूह वर्ग होता है, या हम इसको ये कह सकते हैं कि पहला जो समूह है वो क्या है, हमारा उत्पादक, या जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। सेकेंड होता है उपभोक्ता, क्या होता है, उपभोक्ता। और तीसरा होता है रिड्यूसर और डिकम्पोजर, जिसको क्या हम बोलते हैं, अपघटक। ये क्या होते हैं, इनको हम समझते हैं। देखो, उत्पादक, उत्पादक का मतलब क्या होता है कि एक कोई पारितंत्र है या कोई पारिस्थितिक तंत्र है, उसमें जैविक घटक का एक समुदाय जो कि एक उत्पादक का काम करता है। उत्पादक का मतलब क्या होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, या ऐसा समुदाय जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर, अपने भी लिए और ये वहाँ के समुदाय के लिए भी, तो उसको हम बोलते हैं उत्पादक। तो उत्पादक कौन होते हैं, उत्पादक होते हैं हरे पेड़ पौधे, यानी कि जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो इनको हम बोलते हैं उत्पादक। ठीक, पेड़ पौधों में भोजन बनाने की क्षमता क्यों होती है, क्योंकि प्रकृति में सिर्फ हरे पेड़ पौधे ही ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं कि सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जड़ों के द्वारा पानी और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं, यह कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। इसलिए यह जो जैव समुदाय में यह उत्पादक का काम करते हैं। उत्पादक का मतलब होता है प्रोडक्शन। ठीक, अपने भोजन का प्रोडक्शन यह खुद करते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, उत्पादक। सेकेंड बात आती है उपभोक्ता। उपभोक्ता का मतलब क्या होता है, भाई हम कोई सी चीज़ का उपभोग करते हैं, हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, उपभोक्ता। हम कपड़े खरीदने जाते हैं या हम किसी राशन की दुकान पे जाते हैं, तो वहाँ से हम कोई चीज़ लेते हैं, तो हम क्या होते हैं, एक उपभोक्ता होते हैं। ठीक, उपभोग करने वाले, इसको हम क्या बोलते हैं, उपभोक्ता। उपभोक्ता में भी हम कैटेगरी डिवाइड करते हैं कि जो उपभोक्ता होते हैं ना, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक प्राथमिक उपभोक्ता, एक द्वितीयक उपभोक्ता, और एक होता है तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक। तो ये क्या होते हैं, यहाँ पे हम ये बात समझेंगे कि प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब होता है कि ऐसे उपभोक्ता जो कि क्या होते हैं, जो कि उत्पादकों के द्वारा
उत्पन्न किया वाले भोजन को यह डायरेक्टली ग्रहण करते हैं, यानी कि शाकाहारी जीव। शाकाहारी जीव क्या करते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों से निर्मित भोजन का उपभोग करते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि गाय, बकरी, हिरन, ये सब क्या होते हैं? खरगोश, ये सब क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। और शाकाहारी होने के कारण इनको हम बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि ये डायरेक्टली पेड़ पौधों से निर्मित भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक, अब आता है द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता क्या होता है भाई? द्वितीयक उपभोक्ता ऐसा उपभोक्ता होता है जो कि प्राथमिक उपभोक्ता का भक्षण करता है या प्राथमिक उपभोक्ता के ऊपर निर्भर रहता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये किस प्रकार के जीव होते हैं? जो कि प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा निर्मित भोजन को ग्रहण करते हैं, या यह उत्पादकों के द्वारा भी उत्पन्न भोजन को ग्रहण करते हैं। तो जो द्वितीयक प्रकार के उपभोक्ता होते हैं ना, इसमें थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए कि आपने एक तो बात कर ली कि यहाँ पे मैंने एक शब्द का उपयोग किया, कौन सा? ये होते हैं शाकाहारी। तो शाकाहारी जीव हमें मालूम है कि क्या खाते हैं भाई? सब्जी खाएंगे, फल फ्रूट खाएंगे, पेड़ पत्ते खाएंगे, पौधे के द्वारा अनाज उत्पन्न वाला खाएंगे, लेकिन ये कभी भी मांसाहारी नहीं होते हैं। ठीक, डायरेक्टली पेड़ पौधों के द्वारा निर्मित भोजन का निर्माण करते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता में हम यहाँ पे ये बात कर सकते हैं कि आपने ऐसे जीव देखे होंगे कि जो तो प्राथमिक उपभोक्ता यानी शाकाहारी जीवों को भी खाते हैं और हरे पेड़ पौधों द्वारा उत्पन्न भोजन को भी खाते हैं। मतलब ऐसे जीवों को हम ये बोल सकते हैं सर्वाहारी, सर्वाहारी या ओमनीओरस। क्या बोल सकते हैं? ओमनीओरस। सर्वाहारी जीव कौन से होते हैं? आपने देखा होगा जैसे मानव मुर्गा भी खाता है, बकरी भी खाता है, दूध भी पीता है, अनाज भी खाता है, सब्जी भी खाता है, फल फ्रूट खाता है। मतलब हम पेड़ पौधों के द्वारा उत्पन्न अनाज, फल फ्रूट, सब्जी भी खाते हैं और साथ में हम इन शाकाहारी जीव जो होते हैं, शाकाहारी जीव जो होते हैं, इनका भी भक्षण करते हैं। मतलब हमारी प्रवृत्ति कैसी है? डबल नेचर है। तो उनको हम बोलते हैं क्या? सर्वाहारी, जो कि कैसे होते हैं? द्वितीयक प्रकार के उपभोक्ता होते हैं। तो द्वितीयक का मतलब क्या होता है कि इनकी विशेषता होती है कि यह सिर्फ शाकाहारी होते हैं और ये जो होते हैं ये सर्वाहारी प्रकार के होते हैं। एक तीसरा आता है तृतीयक उपभोक्ता, या इसको हम बोलते हैं टॉप कंज्यूमर। ये टॉप कंज्यूमर वो जीव आते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ मांसाहारी होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ मांसाहारी होते हैं। आपने सुना होगा कि शेर जो है वह भूखा मर जाएगा लेकिन वह घास नहीं खाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो प्योरली क्या है? कार्निवोरस है, यानी कि टोटल मांसाहारी जीव है। ऐसे ही बाज, ऐसे आपने कई सारे जीवों की बात कर सकते हैं हम। सांप, ये क्या होते हैं? टॉप कंज्यूमर होते हैं, यानी कि यह प्योरली क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। तो ये तीन कैटेगरी जो होते हैं यह हम यहाँ पे समझ चुके हैं कि ये द्वितीयक उपभोक्ता में कौन आते हैं और तृतीयक उपभोक्ता में कौन आते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हम यहाँ पे एक चीज़ और समझ सकते हैं कि जो हरे पेड़ पौधे हैं, ये हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, ये हरे पेड़ पौधे होते हैं क्या? उत्पादक होते हैं। अब ये हरे पेड़ पौधे की अगर मैं बात करूं तो यह T1 अवस्था यानी कि फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल, यह प्रकाश ऊर्जा को, यह सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो सूर्य होता है
सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा निकलती है, प्रकाश ऊर्जा, यानी कि जो प्रकाश निकलता है वो एक ऊर्जा का रूप है, प्रकाश ऊर्जा। पौधे क्या करते हैं, इसको रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। क्या में बदलते हैं? रासायनिक ऊर्जा में। और यह रासायनिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, लिपिड आदि के रूप में उनमें संचित रहती है। अब ये वाली जो रासायनिक ऊर्जा है, इसका उपयोग कहीं ना कहीं ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। तो इनका संचरण जो है वह एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में जाता है। तो हरे पेड़ पौधे तो T1 हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता T2 हो गया, जिसको कि हम ये फर्स्ट कंज्यूमर है, प्राथमिक उपभोक्ता C1। यहाँ पे हम ये बात करते हैं कि ये C2 है, द्वितीय कंज्यूमर, लेकिन ये T3 थर्ड ट्रॉपिकल लेवल का निर्माण कर रहा है। और यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये C3 और ये T4। इस प्रकार से यह ट्रॉपिकल लेवल का निर्माण होता है। ट्रॉपिकल लेवल का मतलब होता है कि एक प्रकार का जो भोजन संश्लेषी होता है, उस भोजन संश्लेषण की या संश्लेषी के हिसाब से हमने बात किया कि यहाँ पे T1 मतलब कि ये फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल, ये T2, ये T3 और ये T4। तो इस प्रकार से यह कहीं ना कहीं ऊर्जा का फ्लो जो है इस सिस्टम में होता है। तो ये तो बात हो गई एक पारिस्थितिक तंत्र, और पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है इसके ऊपर हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम के प्रकार। तो इकोसिस्टम जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। हमने इकोसिस्टम में एक पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं कि पूरे के पूरे ये जो पारिस्थितिक तंत्र है वो पारिस्थितिक तंत्र के कितने प्रकार होते हैं, उनके क्या पैटर्न्स होते हैं, उसके हम पर बात करें। देखो, इकोसिस्टम को हम दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक। एक तो होता है नेचुरल इकोसिस्टम, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। दूसरा कौन सा होता है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक। नेचुरल इकोसिस्टम को भी हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा? एक तो होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और एक होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल, अब हम यहाँ पे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में बात कर सकते हो। तो इसमें भी कई प्रकार के इकोसिस्टम, जैसे हम बात करें कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम, सेकेंड है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, तीसरा है ग्रासलैंड हो गया, फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया। इसके बाद हिली इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, टुंड्रा इकोसिस्टम। एक्वेटिक में हम बात कर सकते हैं कि पॉन्ड, लेक, डैम, ये सब क्या है? एक्वेटिक इकोसिस्टम के एग्जाम्पल है। अगर एक्वेटिक में हम बात करते हैं, इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। सुविधा के अनुसार हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, और एक होता है मेराइन
वाटर इकोसिस्टम। मेराइन वाटर मतलब कि लवणीय जल वाला। फ्रेश वाटर में हम बोल सकते हैं कि पॉन्ड इकोसिस्टम, ठीक। एक होता है रिवर इकोसिस्टम। इसके बाद में बहुत सारे आप लेक या आप झील का बोल सकते हो या डैम का इकोसिस्टम। तो जहाँ पे भी पानी रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज होते हैं उसके इकोसिस्टम पे हम बात कर सकते हैं। मेराइन में हम सी, ओशिन, इनके हम इकोसिस्टम की बात कर सकते हैं। और आर्टिफिशियल में हम बात कर सकते हैं कि एक्वेरियम या जो मैन मेड होते हैं इनको हम बात कर सकते हैं। देखो इकोसिस्टम, सबसे पहले कि नेचुरल इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है। नेचुरल इकोसिस्टम का मतलब होता है कि प्रकृति द्वारा बनाए हुए, ठीक है। तो प्रकृति द्वारा बनाए वाले इकोसिस्टम, और एक होता है आर्टिफिशियल मतलब कि मानव के द्वारा निर्मित इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम मतलब कि जो प्रकृति ने बनाए, उसमें हम दो भागों में बांट दिया, एक टेरेस्ट्रियल और एक एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल मतलब कि स्थलीय इकोसिस्टम। स्थलीय में घास के मैदान का यानी ग्रासलैंड इकोसिस्टम, कि घास के मैदान का एक इकोसिस्टम होता है। हम देखेंगे एक एक करके इनको। फॉरेस्ट यानी कि जंगल का एक इकोसिस्टम होता है। हिली यानी कि माउंटेन का इकोसिस्टम होता है। डेजर्ट यानी मरुस्थल का एक अलग इकोसिस्टम होता है। और एक टुंड्रा इकोसिस्टम, जो कि हम बात कर सकते हैं कि जो ठंडे प्रदेश वाली की बात होती है, बर्फीय क्षेत्र वाले, उसको हम टुंड्रा इकोसिस्टम कहते हैं। इसी प्रकार जल भी दो प्रकार का होता है, एक स्वच्छ जल होता है और एक लवणीय जल होता है। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जैसे कि पॉन्ड का इकोसिस्टम, रिवर का इकोसिस्टम, लेक का, या हम बात कर सकते हैं कि कई प्रकार के डैम वगैरह का इकोसिस्टम ये होता है, या कुएं का इकोसिस्टम हो सकता है। मेराइन इकोसिस्टम में, जो कि लवणीय जल में हम बात करते हैं कि सागर, महासागर जो होते हैं, समुद्र वगैरह का इकोसिस्टम, इसकी हम बात करते हैं। अब सब में वो सारी चीज़ें होगी, सभी में उत्पादक होंगे, सभी में उपभोक्ता होंगे और सभी में अपघटक होंगे, ठीक। उपभोक्ता में हमने बात की थी प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। शायद हमने यहाँ पे एक बात और थोड़ी सी डिस्कस करते हैं कि मैंने जो ये बात कही थी कि ये हमने बात की थी, हमने उपभोक्ताओं के बारे में डिस्कस किया था। ये बात है कि जो अपघटक होते हैं ये क्या होते हैं, ठीक। अपघटक का मतलब ये होता है कि सभी जीव जब इनकी डेथ हो जाती है तो इनके डेथ होने के बाद इनको अपने अपने अवयवों में बांटने का काम कौन करता है, तो वो अपघटक करते हैं। अपघटक वास्तव में सूक्ष्म जीव होते हैं या जीवाणु होते हैं, जो कि क्या करते हैं, चाहे पेड़ हो, पौधे हो, जीव हो, कोई भी प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक उपभोक्ता हो, तो इनकी जब डेथ हो जाती है तो इनको फिर से अपने प्रकृति के चक्र में इनको फिर से वापस कर दिया जाता है, या प्रकृति को फिर से इनको अपने अपने अवयवों में वापस कर दिया जाता है, या अपने अपने अवयवों में तोड़ने का काम कौन करते हैं, जीवाणु। जैसे आपने देखा कि कोई जंतु मरा हुआ है, या कोई कुत्ता मर गया, या कोई भैंस मर गई, आप देखोगे कि अगर उसको कुछ भी नहीं किया जाए और वो खुले वातावरण में है, अगर हम 2 या 3 महीने बाद में अगर वहाँ पे जाके देखेंगे तो वहाँ पे हमें मिट्टी का अवशेष मिलेगा। उसका कारण क्या है कि जो जीव था वो मिट्टी में मिल गया, यानी उनको अपने अपने अवयवों में तोड़ा। तो वो कौन होते हैं, अपघटक होते हैं, जो कि इस पारिस्थितिक तंत्र को चलाने का काम करते हैं। मतलब कि जीव ने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद में वह अलग अलग उत्पादक भी हो सकते हैं, उपभोक्ता भी हो सकते हैं, और जब इनका मृत्यु होती है तो इनको अपने अपने वातावरण में तोड़ने का काम भी क्या होते हैं, जीवों के द्वारा किया जाता है। तो ये 3 जो प्रमुख जैविक घटक होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अब हम यहाँ पे ये डिस्कस कर लेते हैं कि भाई इकोसिस्टम के जो प्रकार होते हैं, तो हमने एक तो बात की कि एक प्राकृतिक होता है। प्राकृतिक को हमने 2 भागों में बांटा, एक तो स्थलीय इकोसिस्टम या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और दूसरा है कौन सा, एक्वेटिक इकोसिस्टम या जलीय।
तो ग्रासलैंड, हमने टेरेस्ट्रियल में हमने बात किया कि घास के मैदान का एक इकोसिस्टम होता है, जंगल का इकोसिस्टम होता है, माउंटेन का इकोसिस्टम होता है, मरुस्थल का इकोसिस्टम होता है, टुंड्रा इकोसिस्टम होता है। तो ये इकोसिस्टम जो कि स्थल के है। दूसरा, जल के इकोसिस्टम में बेसिक अगर बात किया जाए तो जल के आधार पे हमने क्या किया, इसको भी दो भागों में बांट दिया, एक स्वच्छ जल का इकोसिस्टम और एक लवणीय जल का इकोसिस्टम। स्वच्छ जल में पॉन्ड, रिवर, झील और ये सब जितने भी वाटर रिसोर्सेस होते हैं जो स्वच्छ जल के होते हैं, उनका अपना एक पारिस्थितिक तंत्र होता है। मेराइन में हमने लवणीय जल की बात की। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम यानी कि जो मानव के द्वारा बनाया जाता है। तो मानव के द्वारा जैसे हम एक्वेरियम बनाते हैं, तो एक्वेरियम में प्लांट, मछलियाँ आर्टिफिशियल, पानी, तो ये सब वातावरण वहाँ पे हम परिस्थिति तंत्र के अनुसार वहाँ पे उत्पन्न करते हैं ताकि वो एक जीव समुदाय जो है उस एरिया में वह रह सके और वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा है आर्टिफिशियल। इसी प्रकार से हम पाली हाउस की बात करते हैं, तो पाली हाउस में भी हम एक वातावरण क्रिएट करते हैं जहाँ पे पौधों को हम ग्रो करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। तो ये तो बात हो गई इकोसिस्टम की। मैं अगर यहाँ पे बात करूँ कि भाई इकोसिस्टम में जैसे हम बात करें कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, तो ये देखिए ये क्या है, एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या स्थलीय, या हम बात कर सकते हैं कि ये घास के मैदान का इकोसिस्टम। ठीक, घास के मैदान के इकोसिस्टम में यहाँ पे उत्पादक कौन होते हैं? घास के मैदान का इकोसिस्टम, घास के मैदान का पारितंत्र, पारितंत्र क्या है भाई? पारितंत्र। यहाँ पे उत्पादक कौन हुए? तो सब बोलो कि यहाँ पे उत्पादक। दूसरी हम बात करते हैं उपभोक्ता। तो उपभोक्ता में भी हम प्राथमिक उपभोक्ता, हम बात करेंगे कि द्वितीयक उपभोक्ता, और हम बात करते हैं तृतीयक उपभोक्ता, और फिर हम आएंगे अपघटक। तो आप बताओ कि यहाँ पे उत्पादक कौन होगा? अगर हम घास के मैदान की बात करें तो यहाँ पे घास जो है वो क्या है? घास क्या है? यहाँ पे प्राथमिक उत्पादक है, या हम बोल सकते हैं कि मैदान में जो पेड़ पौधे हैं वो क्या है? उत्पादक है, क्योंकि ये हरे पेड़ पौधे या घास जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं और यह उत्पादक का काम करते हैं, यानी कि अपने भोजन का निर्माण यह स्वयं करते हैं। तो इसलिए घास के मैदान में कौन हुआ? तो हम बात कर सकते हैं कि घास या जो वहाँ पे ट्री होते हैं ये उत्पादक हुए। उपभोक्ता कौन हुए? तो उपभोक्ता वो उपभोक्ता जो कि घास के मैदान की अगर मैं बात करूँ तो जैसे खरगोश हो गया, हिरन हो गया या गाय हो गई, ये क्या है? शाकाहारी जीव है, और शाकाहारी जीव के कारण इनको हम बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता कौन हुए? जैसे हम बात करते कि भाई यहाँ पे द्वितीयक उपभोक्ता में हम बात कर सकते कि जैसे ये चीता है, या जो और भी शाकाहारी जीव होते हैं, जो मांसाहारी जीव होते हैं, वो काय में जाएंगे? द्वितीयक उपभोक्ता में। तृतीयक उपभोक्ता जैसे हम बात कर सकते कि भाई इनको उच्च सर्वोच्च जो मांसाहारी होते हैं, जैसे शेर हो गया, वो क्या हो गया? यहाँ पे टॉप कंज्यूमर हो गया। इसी प्रकार से जो चील वगैरह होती है, अगर हम यहाँ पे देखें तो सांप वगैरह होते हैं, तो ये सांप वगैरह क्या है? ये द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। तृतीयक उपभोक्ता जो कि सांप को खा सकता है, तो चील वगैरह सांप को खा सकती है। इसी प्रकार से शेर जो होता है वह भी टॉप कंज्यूमर होता है। अपघटक जो कि सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु होते हैं जो कि सूक्ष्म जीव जो कि इनका अपघटन करने का काम करते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो डेजर्ट इकोसिस्टम में हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो उत्पादक होंगे वो कौन होंगे? यहाँ के प्लांट होंगे। यहाँ के प्लांट की विशेषता क्या होती है? जैसे नागफनी के या कैक्टस,
या हम बात करते कि जो यहाँ के जो पादप होते हैं वो कैसे होते हैं, इनका संरचनात्मक रूप से इनमें कुछ परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी होती है ना, तो पानी की कमी के कारण इनकी जो पत्तियाँ होती है वो कांटों का रूप धारण कर लेती है, ठीक है, ताकि वाष्पोत्सर्जन जो है वह कम हो सके, पानी की हानि को रोका जाए, इसलिए इनकी पत्तियाँ जो है वो कांटों का रूप ले लेती है। अब डेजर्ट में पाए जाने वाले एनिमल हम जानते हैं कि भाई मरुस्थल में कौन से एनिमल पाए जाते हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पे भी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो होंगे वह जीव होंगे। तो हम यहाँ पे भी इस प्रकार से एक इकोसिस्टम का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहे हैं घास के मैदान में। तो हमें सिर्फ सारी बातों को ये ध्यान रखना चाहिए कि किसको कौन खा सकता है, शाकाहारी जीव कौन से होते हैं, मांसाहारी कौन से होते हैं और सर्वोच्च मांसाहारी कौन से होते हैं, इन बातों का हमें अंदाज़ा होना चाहिए, जो कि बहुत साधारण सी बात है। हम इतना नॉलेज हमारे पास होता है कि कौन सा जीव किसको खाता है। हम अगर बात करें कि भाई सांप और मेंढक है, तो मेंढक सांप को खाएगी या सांप मेंढक को खाएगा, ये हमें पता होना चाहिए। सांप किसको खाएगा, छिपकली को खा लेगा। चूहा किसको खाएगा, या सांप चूहे को खाएगा या चूहा सांप को खाएगा। तो हमें इसके आधार पे ही हम उसका प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता का निर्धारण कर सकते हैं। चील को कोई नहीं खाता, सांप को भी उठा के ले जाती है चील, तो इस प्रकार से वो क्या हो गई, टॉप कंज्यूमर हो गई। शेर किसी भी क्षेत्र में रहे वो हमेशा टॉप कंज्यूमर ही होता है, क्योंकि वो शाकाहारी नहीं हो सकता। हिली इकोसिस्टम में अगर हम बात करें तो हिली इकोसिस्टम में वहाँ के जीव जंतु होंगे जो कि उस क्षेत्र में पाए जाएंगे। यहाँ पे जो ऊंचे ऊंचे माउंटेन होते हैं, यहाँ के पेड़ पौधे जो होते हैं ये शंकु के आकार के होते हैं, और वहाँ पे ये जो होंगे ये क्या होंगे, इनके उत्पादक होंगे, और वहाँ के प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक जो उपभोक्ता होंगे, और उसके बाद यहाँ पे भी अपघटक होंगे। इसी प्रकार से बहुत सारे इकोसिस्टम हैं, हम अलग अलग इनके बात कर सकते हैं कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम में यहाँ पे उत्पादक कौन होंगे, तो यहाँ के पेड़ पौधे होंगे, और इसी प्रकार से हम इसको भी बोल सकते हैं कि वे प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक। तो जंगल में कौन से जीव रहते हैं, तो उन जीवों की सूची के आधार पे हमें मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे प्राथमिक कंज्यूमर कौन है, या प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, द्वितीयक उपभोक्ता कौन है, और तृतीयक उपभोक्ता कौन होता है। इन बातों के ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए। अब मैंने एक और बात की थी आपसे, ये वाला जैसे पौंड है, पौंड इकोसिस्टम। पौंड इकोसिस्टम में हम यहाँ पे बात करते हैं कि जिस प्रकार से स्थल का इकोसिस्टम होता है, जैसे हमने घास के मैदान का इकोसिस्टम की बात की, उसी प्रकार से हमने जंगल के मैदान की इकोसिस्टम की बात की, तो उसी प्रकार से एक जल में अगर हम बात करें कि जल के इकोसिस्टम में हम स्वच्छ जल के इकोसिस्टम की बात करें, तो एक तालाब का इकोसिस्टम का एक बहुत अच्छा उदाहरण हम ले सकते हैं। तो देखो एक तालाब का पारितंत्र कैसा होता है। तालाब के पारितंत्र में हम बात करें तो यहाँ पे उत्पादक कौन होंगे, तो जलीय पौधे होंगे। जलीय पौधों को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। कौन कौन से भाई, एक होता है मैक्रोफाइट्स। मैक्रोफाइट्स का मतलब ये होता है कि बड़े पौधे जिनकी जड़ें पानी के अंदर जो सतह होती है उसमें रहती है, और यह सतह के ऊपर, जल की सतह के ऊपर फ्लोटिंग करते रहते हैं। तो ये वाले पौधे हम बोलते हैं इसको मैक्रोफाइट, जैसे हाइड्रिला, ट्राफा, टाइफा, निम्फोनिया, निम्फोइया, ये जो है यह होते हैं मैक्रोफाइट्स। और दूसरा होता है फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स में स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, ओडोगोनिया, नास्टॉक, येनाबिना और कुछ कॉलोनियल एल्गी जैसे कि वालवाक्स वगैरह, ये मैक्रोफाइट्स और फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं यहाँ पे उत्पादक। इनमें क्लोरोफिल होने के कारण यह सेल्फ फूड फॉर्मेशन की यह क्षमता रखते हैं। तो ये क्या होते हैं यहाँ पे उत्पादक, मतलब कि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं। अब आते हैं कि तालाब में उपभोक्ता कौन होंगे, तो जलीय जीव। जलीय जीवों में अगर हम बात करें तो इसको हम जो उपभोक्ता होते हैं इनको हम उपभोक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपभोक्ता या कंज्यूमर, ठीक, कंज्यूमर।
तो यहाँ पे भी हम प्राथमिक कंज्यूमर या प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता में हम इनको बांटेंगे। ये सारी उपभोक्ता जो है इन पे डिपेंड करते हैं, किस पे, जो कि जलीय पादप होते हैं, जिनको कि हम मैक्रोफाइट और फाइटोप्लांक्टन कहते हैं, जो कि एल्गी वगैरह होते हैं। ये क्या है, सब एल्गी। वॉलवॉक्स क्या है, एक एल्गी है जो कि प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो यहाँ पे हमने बात की कि उपभोक्ता में हम प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता जैसे कि हमने यहाँ पे बात की कि इनको भी इनके आवास के आधार पे हम अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं, जैसे बेंथोस। बेंथोस ऐसे छोटे जीव होते हैं जो कि तालाब की बॉटम में पाए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेंथोस। यानी कि इनको हम बोलेंगे बेंथोस, जिनको कि हम डेट्रीओरस भी कहते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे जीव होते हैं। दूसरे होते हैं जूप्लांक्टन्स, जो कि पानी की सतह पर तैरते हैं, जैसे युग्लिना, साइक्लोप्स वगैरह। ये क्या होते हैं, जूप्लांक्टन्स होते हैं। तो ये शाकाहारी होते हैं, मतलब कि जो कि इनको मैक्रोफाइट्स और फाइटोप्लांक्टन्स के ऊपर निर्भर रहते हैं डायरेक्टली। अब आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, जैसे कि जलीय कीट, जैसे ये जिनको हम बीटल्स कहते हैं, या छोटी मछलियाँ जो होती है, ये क्या होती है, प्राथमिक उपभोक्ताओं को या छोटे छोटे इन जीवों को खाती है, जो कि जूप्लांक्टन्स वगैरह होते हैं। तृतीयक उपभोक्ता जो कि बड़ी मछलियाँ होती है, गेम फिश वगैरह, तो ये जो है ये क्या होती है, कार्निवोरस होती है। तो इस प्रकार से ये क्या है, एक तालाब के इकोसिस्टम। अब घटक कौन होंगे, तो यहाँ पे जो सूक्ष्म जीव जैसे कि राइजोपस, फंजाई, कवक, ये क्या करते हैं, अपघटन का काम करते हैं। जब इन जीवों की मृत्यु हो जाती है तो ये अपघटन का काम करते हैं। तो इस प्रकार से ये तालाब का एक इकोसिस्टम है। ये सूर्य के प्रकाश के द्वारा यहाँ पे भी एनर्जी आती है। तो तालाब का इकोसिस्टम को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हमने यहाँ पे अलग अलग बात की। घास के मैदान में हमें बिल्कुल सिंपल सा बात है कि भाई घास के मैदान में उत्पादक कौन होते हैं, उपभोक्ता कौन होते हैं। तो ऐसी हमने बात यहाँ पे भी की थी कि एक घास के मैदान की बात करें तो हम अगर देखा जाए तो यहाँ पे जीवों को हम छोड़ो, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भाई उत्पादक में कौन होंगे, तो घास और जो पेड़ पौधे होते हैं। ठीक, उपभोक्ता में हम बात कर सकते हैं कि शाकाहारी में भाई खरगोश ये हो गया, हिरन घास के मैदान में पाया जा सकता है। ठीक है, गाय, बैल, बकरी, ये सब क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता में कौन होता है, तो भाई द्वितीयक उपभोक्ता में अगर बात की तो लोमड़ी हो गई, या जो भी कार्निवोरस जीव होते हैं या जो ओमनिवोरस होते हैं। इसके ऊपर जो टॉप कंज्यूमर होते हैं तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो शेर वगैरह जो है वो यहाँ पे टॉप कंज्यूमर होंगे। इसी प्रकार से हम बात करेंगे भाई सांप, मेंढक, ये भी यहाँ पे इकोसिस्टम का एक पार्ट हो सकते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी में हम इनको उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता के आधार पर हम इनको बांट सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया क्या, जो कि प्योरली हमने इकोसिस्टम के प्रकार के ऊपर डिस्कशन किया। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है कि जो हमने जो बात की कि एक पारिस्थितिक तंत्र में पोषण स्तर कैसा होता है। पोषण स्तर हमने बात किया था कि जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, नंबर 1 ये क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या करते हैं, जो कि पहला पोषण स्तर यानी फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल का निर्माण करते हैं। क्यों, क्योंकि ये T1 होते हैं हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य ऊर्जा है, सूर्य ऊर्जा काय में बदलती है, रासायनिक ऊर्जा में। ठीक, ये एक बात हमने बात की थी यहाँ पे कि सूर्य ऊर्जा काय में बदलती है, रासायनिक ऊर्जा में। अब कौन आते हैं इसमें, तो पादप, प्लवक, घास और वृक्ष। दूसरी बात करिए कि प्राथमिक उपभोक्ता जो कि शाकाहारी होते हैं, ये क्या करते हैं, द्वितीयक पोषण स्तर का निर्माण करते हैं, यानी कि T2 सेकेंडरी ट्रॉपिकल लेवल, जैसे जूप्लांक्टन, टिड्डे और गाय।
तृतीयक उपभोक्ता जो कि हम बात करते हैं कि मांसाहारी, मांसाहारी में पक्षी, मछलियाँ, भेड़िया, ये क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। अब चौथे पोषण स्तर जो कि उच्च मांसाहारी होते हैं, जो कि टॉप कार्निवोरस होते हैं। इसलिए कि हम बात करें कि यहाँ पे हम ये बात नहीं करेंगे जैसे शेर वगैरह हो गया, ये क्या करते हैं, टॉप कंज्यूमर होते हैं। क्योंकि टॉप कार्निवोरस में यहाँ पे मनुष्य की बात हम इसलिए नहीं कर सकते कि मनुष्य जो होता है वो ओमनिवोरस होता है, वह प्योरली मांसाहारी नहीं होता, वो शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है। तो यहाँ पे हम T1, ये T3 और ये T4, इस प्रकार से यह एक ऊर्जा स्तर की हम बात करें, या इस प्रकार से हम पोषण स्तरों की बात करें, पारिस्थितिक तंत्र में इस पोषण स्तरों का निर्माण होता है। अब